क्या सारा खोया हुआ अंत में एक ही जगह जाकर जमा हो जाता है? ऐसे वक्त मैं अधिकतर आसमान ताकता हूँ। वहाँ मुझे किन्हीं अच्छे क्षणों में झेलम का मुक्त बहना दिख जाता है, तो कभी पिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा बेहिसाब उड़ता दिख जाता है, किसी चील की तरह। ये जो दूसरा संसार जो छूट गया था, इसने भी उतना ही सफर किया है, ठीक बात, जितना सफर हमने किया है। आप और मेरे बीच के संवाद अगर मैं कहीं लिखूं तो फिक्शन है, क्योंकि आप उपस्थित नहीं है और वो सत्य हो ही नहीं सकता है। जो जर्नलिस्ट के बारे में हम अपने रिपोर्टर्स कहते हैं कि अगर ग्राउंड पे नहीं गए हो तो तुम यहाँ से बैठ के फोन, तमाम टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी वो चीज़ नहीं पकड़ सकते जिसने खबर को पैदा किया है। मैं अगर बम्बई के फ्लैट में बैठ के रू लिखूं, मैं इमेजिन भी कर सकता कि इस तरीके का आदमी मेरे सामने आ सकता है। मैं दुनिया ऐसे ही खड़े होकर देखता हूँ, तो मेरा ऐसा कुछ इंटरेस्ट, मतलब यही मैं लिख रहा होता हूँ, मुझे दुनिया ऐसी दिख रही होती है। अनिल इंटरव्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ न्यूज़ लॉन्ड्री के स्टूडियो में मानव कौल मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मानव आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ न्यूज़ लॉन्ड्री का। अरे वाह, मुझे बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है कि फाइनली मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आज हम जिस पर बात करेंगे वो किताब है रूह। इस किताब के बहाने बहुत सारी बातें होंगी और फिल्मों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक लेखक के तौर पर आपकी पहचान है, एक अभिनेता के तौर पर आपकी पहचान है, एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में भी आपकी पहचान है और एक यायावर के रूप में, एक घुमक्कड़ के रूप में भी आपकी अपनी पहचान है। इतनी तमाम सारी पहचानों में वो कौन सी पहचान है जिसे आप पकड़ कर रखना चाहते हैं? आपको लगता है कि नहीं, ये असली जो मानव है वो ये है, ये मैं हूँ। अगर मृत्यु तक मुझे ये बात पता नहीं चले तो कितनी सुंदर बात है। मुझे जानना ही नहीं है। और दूसरा क्या होता है कि हम लोगों को सबको मतलब ये शायद मेरी भी है कि मैं जैसे मैं आजकल एलेना फेरेंटे बहुत पढ़ रहा हूँ। अच्छा। तो जब मुझे पता लगा कि असल में एलेना फेरेंटे कौन है ये किसी को पता ही नहीं है, तो मैं एक तरह से विचलित हो गया, जैसे कि सब लोग होते हैं। और मैं बुरी तरह जानने की कोशिश करने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स आज के इटालियन राइटर हैं जो हम सब पढ़ रहे हैं और हमको पता ही नहीं है वो कौन है। मतलब वो एनोनिमस हैं, वो अपना उनका चेहरा नहीं पता कि वो कैसी दिखती हैं। तो ये वैसा ही है जब लोग मुझसे पूछते हैं कि नहीं आप असल में क्या करना चाहते, आप हैं कौन, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सो टू से। मुझे लगता है ये कई बार ऐसा लगता है कि ये गैर जरूरी बात है, क्योंकि क्या होता है, बहुत एक ही तो जीवन मिला है मुझे, और बचा कुचा जितना बचा है मेरे पास, आई डोंट नो, वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, और इट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ लाइफ। मैं थोड़ी सी रूह की बात करूं अगर मानो, तो ये हिंदी युग ने इसको प्रकाशित किया और इसको यात्रा वृत्तांत बताया है, और ये एक तरह से कश्मीर की तरफ आपकी जो वापसी है उसका वृत्तांत है। लेकिन जो विधाओं का अपना एक विन्यास है जिसमें ये कहा जाता है कि कोई किताब कविता है, कहानी है, लॉन्ग स्टोरी है, यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है, इसको यात्रा वृत्तांत रखा गया। लेकिन पढ़ते हुए मुझे लगा कि ये एक किस्म का हाइब्रिड सा संस्करण, इसमें मानव कौल की बायोग्राफी भी है। तो मेरे हिसाब से मेरा हुनर है जो मैंने बहुत सालों से लिखने पे डेवलप किया है, और जो मुझे हमेशा से ही, क्योंकि आप अंत में वही लिखते हो जो आप पढ़ना चाहते हो, जिस तरीके का लेखन आप पढ़ना चाहते हो। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक उपन्यास है जो जब मैंने अंग्रेजी में रूह आई है वो बतौर नॉवेल आई है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें जितने भी पात्र बीच में आए हैं जिनसे मैंने चर्चा की है, बात की है, अब क्या होता है ना कि ये एक तरीके का बड़ा अजीब लगता है आपको कि जब आपने उन लोगों से बात की, जब आप अपनी डेस्क पे थे, चाहे आप उस शाम को थे, कई महीनों बाद थे या कुछ हफ्ते बाद थे, वो उपस्थित नहीं थे, आप लिख रहे थे उनको। तो ये एक तरीके की चालाकी है और एक तरीके की धोखेबाजी है उस आदमी से जो आदमी आपसे मिला था और जिससे आपसे लंबे संवाद हुए। अब क्या होता है कि बतौर राइटर आपका एक क्राफ्ट आता है कि आप उसको बेटर करना चाहते हैं, आप वो सब कहना चाहते हैं जो आप असल में कहना चाहते हैं, और ऊपर से वो एक आदमी भी है, उसकी उपस्थिति भी है, तो ये तो फिक्शन हो गया, क्योंकि वो तो है नहीं। तो मुझे हमेशा लगता है कि हमारा फिर से जिया हुआ कुछ भी फिक्शन है। जैसे आप और मेरे बीच के संवाद अगर मैं कहीं लिखूं तो फिक्शन है, क्योंकि आप उपस्थित नहीं है और वो सत्य हो ही नहीं सकता है, और मेरी राइटिंग की कला उसमें बीच में आएगी। तो बायसेस भी आते हैं, बायसेस और सब कुछ आता है, क्योंकि अंत में
अंत में हम सब वो संसार ही देखना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं। तो हम वो संसार देखते ही नहीं है जो संसार है, और जो संसार है वो एक्चुअली फिक्शनल है, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। रूह में बहुत सारे चरित्र हैं, मैं उन चरित्रों को एक एक कर थोड़ा सा रखना चाह रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा आप उनके बारे में हमें बताते जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। इसमें जितने भी लोग आते रहे हैं उन सब पे मुझे इतना मजा आया कि मैं एटलीस्ट जान पाया कि वही मैं हो जाता, वही मैं था। मेरा नाम अलग है, मैं इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ वो जो चरित्र आते हैं उसमें कैसे आप अपने को देखते हुए चल एक एक्सीडेंटल है, क्योंकि जब शब्बीर के पिता से मैं मिला, उसके अब्बू से मिला, वो मेरी बिल्कुल उनको हक करने की इच्छा हुई, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे पिता जैसे थे। और कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम को जब आप साथ खड़ा करेंगे ना, वो इतने अंतर ही नहीं कर पाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना ज्यादा परिस्थिति से है कि मैं एक पंडित हूँ, या एक परिस्थिति है कि कोई एक मुसलमान है, और हम सब एक ही जगह से आए हैं, एक ही जैसी कहवा पीते हैं, एक ही जैसा खाना खाते हैं, एक ही जैसा हमारा एक तरीके का तौर तरीका एक है, बिकॉज कश्मीर डिक्टेट करता है कि आप एक्चुअली कैसे रहते हैं। तो मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है कि मैं एक ऐसी कहानी लिखूं जिसमें शब्बीर भी उतना ही इन्वॉल्व हो जितना मैं इन्वॉल्व हूँ। मैं अगर बम्बई के फ्लैट में बैठ के रूह लिखूं, मैं इमेजिन भी कर सकता कि इस तरीके का आदमी मेरे सामने आ सकता है, रूहानी रूह, बिल्कुल ये कभी नहीं आ सकते अगर मैं घर से नहीं। ये तो वही बात हो गई, बहुत मोटे उसमें समझाऊं मैं ऊपर से, तो जो जर्नलिस्ट के बारे में हम अपने रिपोर्टर्स कहते हैं कि अगर ग्राउंड पे नहीं गए हो तो तुम यहाँ से बैठ के फोन, तमाम टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी वो चीज़ नहीं पकड़ सकते जिसने खबर को पैदा किया है। कश्मीर से होशंगाबाद, मुझे होशंगाबाद वाली कहानी बड़ी मज़ेदार बहुत सारी लगी। मुझे वहाँ उस होशंगाबाद में सर्वाइव करना था, बतौर कि मैं होशंगाबाद से हूँ, और उस सर्वाइवल में मैं कश्मीर की हर चीज़ ख़त्म करता गया। जैसे कई चीज़ें मैंने शायद लिखी नहीं, मैं कई बार अपने दोस्तों को मेरे फादर कभी कभी, क्योंकि वो आर्मी में थे, तो वो कैंटीन से डेयरी मिल्क लाते थे, अरे तो मैं अपने दोस्तों में डेयरी मिल्क बांट देता था, जो दोस्त मुझे कश्मीर की कली के नाम से चिढ़ाते थे कि वो ना बोले कश्मीर की कली, क्योंकि मुझे बहुत हर्ट करता था वो। तो अब मुझे ये बातें हम फनी भी लग सकती हैं, लेकिन जब मैं उससे गुजर रहा था तो बड़ी पेनफुल थी वो, क्योंकि मुझे कैसे भी वहाँ सर्वाइव करना था कि मैं तुम लोगों में से ही हूँ। ये जो संघर्ष है, मैं चाहूंगा कि मानो एक कविता के रूप में छोटा सा, दबाना, कुचलना, भुलाना, अदृश्य, गुहार, अपनापन, छोड़ना, याद रखना, गुम जाना, आंखें बंद आंखों से जीना, खुली आंखों से ताकना। वो जो विवाद हुआ जब जो आपने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि कैसे विनोद कुमार शुक्ल की इतनी क्लासिक किताबों की रॉयल्टी बहुत नाम मात्र की है, क्यों लगा कि आपको इसमें पढ़ना चाहिए? मानो मुझे याद है, मैंने जब पिछली बार उनकी एक तस्वीर की थी, जो मैं तुम्हारे बारे में है, वो तस्वीर जिसमें उनकी बनियान फटी हुई थी और ये थी, और मुझे लगा हमारे देश का सबसे बड़ा लेखक है जो जिंदा है, वो तो सेलिब्रेट होना चाहिए, वो इतना सेलिब्रेट होना चाहिए कि मतलब क्यों नहीं लेखक मर्सिडीज से उतरे? ये क्या है कि लेखक फटे हाल ही रहे हमारे यहाँ, और मुझे बात अभी तक भी दुख देती है। तो मैंने एक पोस्ट लिखी जिसमें सिर्फ ये किया कि ये उनके साथ बिताया समय बहुत अच्छा था, और गाहे बगाहे मेंशन किया कि उनकी ये है, और वाणी और ये मिलके उनको टोटल किताबों का इतना पैसा देते हैं, जो उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद ये मेरा कारण कुछ नहीं है, ये उनके प्रति प्रेम है लोगों का, जिससे लोग उतना ही आहत हुए जितना मैं आहत हुआ था। तो लोगों ने उसको शेयर करना चालू किया। जैसे कि आप लोगों के पास अब यूट्यूब चैनल है तो आप सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसे अब लोगों के पास नए नए छोटे छोटे पब्लिकेशन है जिससे नए लेखक सर्वाइव कर रहे हैं। अगर सिर्फ ये 2-3 होते, आप मुझे एक नाम बता देते हिंदी का जो नया आ रहा है, नहीं आ पाते नाम। तो एक डेमोक्रेसी चाहिए, एक पारदर्शिता चाहिए हर चीज में, डाइवर्सिटी भी होनी जो चाहिए, बहुत जरूरी है। और आप एक लेखक, आप चूंकि मैंने विनोद जी की बात की तो विनोद जी की बात आप तक पहुंची और आपने ये सवाल पूछा। आप सुरेंद्र वर्मा की बात, आप जाके एक बार इंटरव्यू कर लीजिए सुरेंद्र वर्मा का, आप धर्मवीर भारती की भारतीताई से इंटरव्यू कर लीजिए, वो जो किस्से बताएंगे तब आप। तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ आपको ये पता है तो कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, लेकिन जेन्युइनली अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये सारे पुराने लेखकों से बात करिए, उनसे एक बार पूछ लीजिए कितना पैसा मिला। फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कुछ फार्मूलों में यकीन रखती है, कुछ कैरेक्टर्स को, कुछ चेहरों को एक फर्मे में देखती है, और मानव के साथ ऐसा है कि मानव को वो कई बार नेगेटिव शेड्स में डाल देती है, तो इस तरह के फिर आपके पास बाढ़ आ जाती है, बहुत सारे उसी तरह के ऑफर आएंगे कि आप नेगेटिव शेड।
तो ये चीज़, इस चीज़ से सामना हुआ आपका, या इसने आपके करियर को कहीं प्रभावित किया, कुछ ऐसा किया? नेगेटिव किरदारों को लेकर आपकी अपनी कोई मुझे बड़े अच्छे सोच? लगते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। मैं मतलब बहुत मज़ा आता है एक्टिंग करने में, इसलिए मैं कम करता हूँ, मैं बहुत काम नहीं करता हूँ। क्योंकि जिस चीज़ में बहुत मज़ा आए ना, सो थोड़ा सा एक दूरी बनाए रखनी चाहिए। और दूसरा ये है कि मैंने असल में कुछ 12-1 साल एक्टिंग छोड़ रखी थी जी। 2013 का वजह से मैंने एक्टिंग वापस चालू की है। और 2013 के बाद मैं करते करते काफ़ी काम कर गया। भाई इतना काम भी बहुत था मेरे लिए, क्योंकि मैं लिख ज़्यादा रहा था, मैं नाटक बहुत कर रहा था, तो मेरा जो है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। अभी हाल फिलहाल मैंने कुछ ज़्यादा काम कर लिया था, फिर मैंने बीच में भी ब्रेक लिया है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैंने कायपोची की, वज़ीर की, तो उसके बाद ऑफकोर्स नेगेटिव, लेकिन वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैं कोई भी काम जो मैं कर चुका हूँ मैं फिर से करता हूँ तो मैं रिपीट करने में बोर हो जाता हूँ, तो मैं करता नहीं हूँ। तो उसके बदले आपको 1-1 साल घर पे बैठना पड़ता है, मतलब आप कुछ और काम कर सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ता है, तब तुम्हारी सुलू जैसी फिल्म आती है आपके पास। फिर आपको पेशेंस रखना पड़ता है कि भाई तुम्हारी सुलू के अलावा भी कुछ आए, तो पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। लेकिन आइडिया है कि मैं असल में कहीं ऐसा पहुंच जाना नहीं चाहता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वहां नहीं पहुंच पाया, मैं यहीं कहीं रहना चाहता हूँ। तो जाऊँ। हाँ, तो वो सही चल रहा है। तो कभी काम होता है तो काम कर लेता हूँ, नहीं होता है तो फिर मैं घूमने चला जाता हूँ, फिर कई बार मैं खुद ब्रेक ले लेता हूँ कि थोड़ा सा मैं 1-2 महीने घूम के आता हूँ। तो कुल मिला के ठीक ठाक ही चल रहा है। इसमें भी कोई किसी तरह का इंटरेस्ट है, फिलॉसफी जैसी चीज़ में, दर्शन में? मैं दुनिया ऐसे ही खड़े होकर देखता हूँ, तो मेरा ऐसा कुछ इंटरेस्ट, मतलब यही मैं लिख रहा हूँ, तो मुझे दुनिया ऐसी दिख रही होती है, तो सामान्य है मेरे लिए ये, ऐसा कोई गहरा फिलॉसफी नहीं है, लेकिन यही है, ऐसे ही देखता हूँ मैं दुनिया। फ्री में इतना ही मिलेगा। अगर पूरा इंटरव्यू देखना है बिना काटे पीटे, तो सब्सक्राइब करें न्यूज़ लॉन्ड्री को। क्यों? क्योंकि हमारा स्लोगन है, मेरे खर्च पे आज़ाद है खबरें, यानी आपके खर्च पे आज़ाद है खबरें। हम ऐड या विज्ञापन नहीं लेते। हमारी सारी पत्रकारिता, सारा जर्नलिज्म आपके खर्च पर इंडिपेंडेंट है। तो पूरा इंटरव्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लिंक पर क्लिक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।